Hello everyone, my name is Viswajit Sharma and I am from New Delhi and I have been teaching biology for last 3 years, especially for the NEET student as well as the class 11th and 12th biology student. So today we are going to discuss one of the most important topic and most scoring topic of human physiology. So before starting, I want to ask you, how can hormone control whole body function? So to understand this question, let's start. Our topic is mechanism of hormone action. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. सो हमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हार्मोन के बारे में समझना पड़ेगा. सो व्हाट इज हार्मोन, इस चीज को समझने के लिए हम लोग उसके डिफिनीशन के थ्रू समझ सकते हैं. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. सो इफ आई वांट टू टेल यू कि हार्मोन क्या है, हार्मोन को डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं. सो व्हाट इज हार्मोन? So basically, according to the definition, hormone is non-nutrient chemical. Hormone is non-nutrient chemical, and it act as a chemical messenger. It act as a chemical messenger, and which produce in very trace amount. इसका मतलब कि हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर कभी भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं यूज होगा और न ही किसी बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए, सेल के ग्रोथ वगैरह के लिए. और दूसरा, ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है. और अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ट्रेस अमाउंट में होने के बावजूद, यानी नैनोग्राम में भी अगर होगा तो ये अपना फंक्शन शो कर पाएगा. हार्मोन कई टाइप्स के होते हैं. हार्मोन का केमिकल नेचर अलग अलग होता है. तो अगर हमें हार्मोन के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा तो उस मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें हार्मोन के डिफरेंट टाइप्स को समझना पड़ेगा. उससे पहले टाइप से पहले मैं आपको बता दूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन हमारा सिक्रीट होता है, जिसके बाद में यहां से निकल करके वो किसी मीडियम यानी ब्लड या लिम्फ के थ्रू वो टारगेट साइट तक पहुंचता है. तो उसको ट्रेवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड एंड लिम्फ टू द टारगेट बॉडी या टारगेट साइट, वहां तक पहुंचेगा. देन अब हम लोग ये समझेंगे कि कैसे अलग अलग केमिकल नेचर होने की वजह से हार्मोन का मैकेनिज्म अलग अलग होता है. सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन को. अगर हम लोग टाइप्स ऑफ हार्मोन की बात करें तो हार्मोन बेसिकली दो तरह के होंगे. एक तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होगा और दूसरा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होगा. लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. अगर हम लोग वाटर सॉल्युबल की बात कर लें तो वाटर सॉल्युबल बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द अमीनो एसिड डेरिवेटिव and another class is peptide or protein hormone. So basically हमारा अमीनो एसिड और पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन का नेचर वाटर सॉल्युबल होता है. और दूसरा क्लास जो हमारा है लिपिड सॉल्युबल का, ये बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं. स्टेरॉयड हार्मोन एंड आयोडोथायरोनिन हार्मोन होता है. अगर हम बात करें अमीनो एसिड डेरिवेटिव के अंदर, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव के अंदर बेसिकली हमारे अमीनो एसिड से डेरिवेटिव होने वाले हार्मोन्स आते हैं. जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझें तो इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन, इट इज एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड डेरिवेटिव. और ये टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं. और अगर हम लोग बात कर लें पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन की, तो इसके अंदर बेसिकली इंसुलिन, ग्लूकागोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन और उसके अलावा यहां पर पिट्यूटरी हार्मोन भी मिलते हैं. अगर हम लोग स्टेरॉयडल हार्मोन के नेचर की बात करें तो स्टेरॉयडल नेचर के अंदर इनका जो प्रोडक्शन होता है वो
किडनी के ऊपर एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। अब चूंकि कॉर्टेक्स से होता है और इनका नेचर स्टेरॉइड होता है तो इसको मिला करके कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। तो इनका अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग तो मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड, अलग अलग तरह के यहाँ पर हमें हार्मोन देखने को मिलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। और उसके अलावा अगर हम बात कर ले जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन and estrogen, these all are of the type of steroidal hormone. and if you talk about the iodothyronine, इसका मतलब इसके हार्मोन के अंदर केमिकल नेचर के अंदर हमें आयोडीन का कंटेंट देखने को मिलता है, इसलिए इसका एग्जांपल हो सकता है थायरॉक्सिन हार्मोन। सो अब हम लोगों ने लगभग केमिकल नेचर जो होता है हमारे अमीनो हार्मोन्स का हम लोगों ने वो देख लिया है। अब हमें समझना पड़ेगा कि अगर अपने हार्मोन को जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करेगा वो कैसे जाकर के एक्ट कर सकता है अपने टारगेट साइट के ऊपर। इसका मतलब अगर हमारे पास में हार्मोन है तो इसको काम करने के लिए एक रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी, एक रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी जिसका नेचर कैसा होगा भाई, स्पेसिफिक होगा, यूनिक होगा, और रिसेप्टर पे पहुंचने के बाद में ये अपना रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। सो हर एक, जैसा मैंने बताया कि हार्मोन का जो नेचर होता है वो रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए और वहां पहुंचने के बाद ही वो अपना रिस्पांस को शो कर पाएगा। तो ये कैसे वो एक स्पेसिफिक होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। अब चूंकि मेरे पास में एग्जांपल है, अगर मेरे पास में मैंने ये मान लिया कि ये मेरा छोटा ट्रेस अमाउंट के अंदर एक रेड कलर की कैप है जिसको मैं हार्मोन कंसीडर करूंगा, और मेरे पास यहां पर बहुत सारे मल्टीपल पेन है। अच्छा, इस रेड कलर का पेन का जो रिसेप्टर होगा वो रेड कलर के साथ में ही रिसेप्टर बाइंड करेगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलरली हार्मोन रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक हो गया। ये जा करके टारगेट साइट के पास प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ में ये हार्मोन बाइंड करने का ट्राई करता है। जिस भी रिसेप्टर से कंप्लीटली बाइंड कर पाएगा वहां पर ये अपना पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स शो करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में ही बाइंड करेगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग को रिसेप्टर को समझना पड़ेगा तो रिसेप्टर बेसिकली हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैं बात कर लूं एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर और दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, यानी जो रिसेप्टर होते हैं वो अलग अलग जगह पर भी अवेलेबल हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। सो अगर हमें मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा तो हमें, अब हम लोगों ने लगभग टाइप्स ऑफ हार्मोन के बारे में भी पढ़ लिया है और रिसेप्टर के बारे में भी पढ़ लिया है और हार्मोन के केमिकल नेचर के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम लोग अपने दो क्लास बनाते हैं और साथ में यहीं पर कंपेयर भी कर लेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो एक तरफ हम लोग लिखते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन और दूसरी तरफ लिख लेंगे वाटर सॉल्युबल हार्मोन। जैसा कि मैं बता दूं, इस सेशन में हम लोगों ने अभी तक हार्मोन के बारे में पढ़ा, रिसेप्टर के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस सेशन हाउ द हार्मोन परफॉर्म देयर एक्शन। सो इफ विल टॉक अबाउट द लिपिड सॉल्युबल, सो मैं आपको बता दूं एक यहीं पर छोटा सा चीज जो कि ट्रिक एंड टिप्स आपको इसी सेशन के साथ में मैं अलॉन्ग द डिस्कशन में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू कैसे समझ सकते हैं मैं आपको बताऊं। तो लिपिड सॉल्युबल जो होता है, सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिक याद कर लेनी है। ये है वीआईपी मेंबर, ये है वीआईपी और ये है नॉन वीआईपी, ये है नॉन वीआईपी। अब सारे इस हार्मोन के कॉन्सेप्ट को इसी एंगल से सोचना है और इस एंगल से आप सोचेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट लर्न करके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको समझ करके नीट के आने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए एस्ट्रोजन ले सकता हूं। एस्ट्रोजन, अब इनका नेचर लिपिड सॉल्युबल है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर सेल मेम्ब्रेन ड्रा करूं और सेल मेम्ब्रेन के
आपको पता है सेल मेम्ब्रेन का हमारा फास्फोलिपिड बाइलिपिड लेयर का बना होता है। और खास बात क्या है कि अगर ये जो अगर हार्मोन हमारा बाहर कहीं पर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ कि ये मेरा हार्मोन है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन है। इसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन है। अगर ये लिपिड सॉल्युबल होगा तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का लेयर है इसका भी नेचर कैसा है, बाइलिपिड लेयर है। तो ये जो मेरा एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये जो मेम्ब्रेन है हमारी, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, जिस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, जैसे ही ये हार्मोन अब चूंकि देखता है ये खुद लिपिड सॉल्युबल है और दूसरा हमारा सेल मेम्ब्रेन की लेयर भी लिपिड की बनी हुई है, तो यहां पर हम एक छोटा सा वर्ड लिख करके याद कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू, लिपिड्स लाइक लिपिड्स, यानी कभी भी लिपिड्स को लिपिड की लेयर क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये डायरेक्टली हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधा सेल के अंदर एंटर कर जाएगा और इंटर करने के बाद ही ये मल्टीपल रिसेप्टर्स के थ्रू गुजरेगा और जहां पे ये अपने रिसेप्टर को ढूंढने का काम करेगा और जैसे ही इसको वहां पर अपना रिसेप्टर मिलेगा, ये उस रिसेप्टर के साथ में बाइंड करना चाहेगा, वो इस रिसेप्टर के साथ में बाइंड करना चाहेगा। अगर मैं इनकेस देख लेता हूं इस डायग्राम के थ्रू कि ये इसका रिसेप्टर है और हमारा कहीं हार्मोन यहां तक पहुंच चुका है, तो वो जब ये हार्मोन यहां पहुंच जाएगा तो ये जाकर के पर्टिकुलरली इसके साथ में बाइंड करेगा और जैसे ही ये बाइंड कर लेगा, इसका मतलब ये एक हार्मोन कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एंड देन ये जो काम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, ये साइटोप्लाज्म में भी बन सकता है और न्यूक्लियस के अंदर भी बन सकता है। तो मैं न्यूक्लियस की लेयर बना देता हूं और इसके बाद में जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी हार्मोन की, ये पास होती है, ये जाएगी कहाँ भाई, ये जाएगी डीएनए के पास में। ये डीएनए के पास पहुंचने के बाद में ये अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं तो ये डीएनए के पास जाकर के अल्टीमेटली अपने इंफॉर्मेशन के थ्रू एक नया एमआरएनए बनाएगी और वो जो एमआरएनए होगा उस एमआरएनए के थ्रू फिर बाद में वो फर्दर ये एमआरएनए बाहर निकलने के बाद अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर आकर के। जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वहां पर ये अपना रिस्पांस प्रोटीन सिंथेसिस के साथ ही शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा एमआरएनए जो प्रोटीन बना था उसके बाद हमको ये इस प्रोटीन की वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस के थ्रू भी क्या देखने को मिल सकता है, चूंकि एस्ट्रोजन इसका नेचर है और यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टिश्यू की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब ये तो हमारा कहानी रहा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन की अगर बात करूं मैं तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं FSH। अगर मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं, अगर मेरा एनसीईआरटी का डायग्राम ये कहता है कि अगर हमारे पास में हार्मोन एस्ट्रोजन होगा जो कि लिपिड सॉल्युबल इन नेचर है, सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और वीआईपी लोग डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं, वो गेट पे कभी भी वेट नहीं करते हैं और अंदर जाएंगे, अपने रिस्पांस को, अपने मैसेज को डिलीवर करेंगे और डिलीवर करने के साथ ही वो डीएनए के साथ में बाइंड करके एमआरएनए बना करके एंड देन फर्दर अपना फंक्शन शो करेंगे, प्रोटीन बना करके फिजियोलॉजिकल रिस्पांस शो करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि एक एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कैसे वाटर सॉल्युबल होने के बावजूद भी कैसे इंटर करके सेल के अंदर अपना फंक्शन शो करेगा। सो अगर हम लोग बात करें मेम्ब्रेन की, तो मैं यहां पर एक मेम्ब्रेन बना लेता हूं और इस मेम्ब्रेन की खास बात क्या होगी कि यहां पर जो सेल रिसेप्टर प्रेजेंट था वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट था, लेकिन यहां पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होने वाला है वो रिसेप्टर कहीं ना कहीं हमारा मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आने वाला हार्मोन है ये हार्मोन इस रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करेगा, बाइंड करने के साथ ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब चूंकि रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे जो लिपिड बाइलेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है वो इसको डिसॉल्व, इसको अंदर जाने नहीं देगी क्योंकि इसका नेचर अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ
अब इसको जानने के लिए एक रिसेप्टर की जरूरत पड़ी है जो कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया है, और यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स वन स्टार्ट होता है, और यहाँ पर एक जी प्रोटीन होती है, जो बेसिकली एक जो जी प्रोटीन है वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है, और जैसे एडिनाइल साइक्लेज हमारा एक्टिवेट होगा, अब वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मैसेंजर को डेवलप करेगा, यानी कि CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और कैल्शियम एंड प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा, और यहां से फर्दर सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्मेशन होने के बाद में वो अपना बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो होने के बाद में देन अगेन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसका यही होगा कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहीं ना कहीं फॉलिकल को डेवलप कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी फॉलिकल के ग्रोथ के अंदर ये हेल्प करेगा। यानी थोड़ा सा अंतर है इन दोनों के काम करने में, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप होता है जिसको साइक्लिक AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। अब चूंकि एक रीजन ये है कि इसके अंदर एक जब चीज इंटर कर रही है तो उसकी वजह से, अब चूंकि ये नॉन VIP है, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ट्रिक को भी अपने, नॉन VIP है तो ये आसानी से अंदर जा नहीं सकता, ये यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज की तरह अपना मैसेज को डिलीवर कर देगा आगे की तरफ, और एक इसका इंफॉर्मेशन आने की वजह से यहाँ पर कई सारे रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, कई सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं, जिसकी वजह से इसको मल्टीपल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एक हार्मोन के इंफॉर्मेशन की वजह से मल्टीपल इंफॉर्मेशन चालू हो जाते हैं, और इसके लिए हम लोग इसको कैस्केड प्रोसेस भी कहते हैं, कैस्केड रिएक्शन भी कहते हैं। सो नाउ अब हम लोग इसको भी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि हार्मोन अगर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग होगा, ये नॉन VIP अगर होगा तो ये आसानी से अंदर नहीं जाएगा, इसको एक रिसेप्टर पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। ये जब अंदर इंटर करता है तो अपने इंफॉर्मेशन को जी प्रोटीन के थ्रू एक्टिवेट करा करके वहां से एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फेज में होता है, प्रोटीन काइनेज, उसको एक्टिवेट करता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जनरेशन होता है हमारे सेकेंडरी मैसेंजर का साइक्लिक AMP प्रिकर्सर होता है, ATP से बनता है, और जब इस प्रोसेस के दौरान इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का लॉस होता है। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का लॉस होगा और एक हमको साइक्लिक AMP देखने को मिलता है, और उसके वजह से बायोकेमिकल रिस्पॉन्स या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे आते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने समझा अपने वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के मैकेनिज्म को। अब हम लोग इसको ट्रिक के थ्रू समझेंगे। छोटा सा ट्रिक्स है आपको समझने के लिए, ट्रिक्स एंड टिप्स कि कैसे आप इस चीज को याद करेंगे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर ले, नीट के एग्जाम के हिसाब से, तो थोड़ा सा हम लोग एक वर्ड याद कर लेंगे। लेफ्ट में याद रखना है, लेफ्ट के लिए यहां पर आएगा वाटर, और इधर आएगा कैंप, CAMP। इधर क्या आएगा भाई? कैंप। यानी कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इधर ट्रिक को ऐसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिक को यूज करना थोड़ा सा आसान बना देगा चीज़ों को आपको। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो मैं इधर लिपिड ही लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं पिछले लास्ट स्लाइड पे लिपिड को इधर रखा था, और हमें यहाँ पे छोटा सा चीज़ याद रखना है वाटर सॉल्युबल के लिए कि पानी हमेशा आपको कैंप में मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या याद कर लेना है? वाटर याद कर लेंगे आप। अब समझिए कि यहाँ से लिपिड्स क्या हो जाएगा भाई, L से I से सबसे स्टैंड होगा कुछ ना कुछ। अब हम लोग ये समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा लॉन्ग लास्टिंग, और कहीं ना कहीं ये इनसाइडर होगा, इनसाइड सेल जाकर के अपने फंक्शन को शो करेगा। दूसरा ये क्या काम करेगा भाई, ये कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और ये इंटर करेगा डिफ्यूजन के थ्रू। ये प्रोटीन करेगा इसके थ्रू भाई, कहीं ना कहीं प्रोटीन डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, और ये इनसाइडर है, चूंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो इनसाइड रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है भाई, इनसाइड रिसेप्टर। और दूसरा चीज क्या है कि इनसाइडर इसका
जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसका फंक्शन कहाँ शुरू होगा, न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप करके इसके फंक्शन को याद कर सकते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। और दूसरी खास बात क्या थी भाई, लॉन्ग लास्टिंग है, इसका मतलब ये काम कैसे होने वाला है, स्लो होने वाला है। अगर मैं इसके साथ में बात कर लूँ कंपेयर करके, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर जो होगा ये W का मतलब इसका क्या मतलब, इसका जो वर्क होने वाला है वो आउटसाइड होने वाला है, वर्क आउटसाइड। दूसरा ये होगा एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें चलेंगी, यानी एक हार्मोन का अमाउंट या एक हार्मोन का मॉलिक्यूल मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। यहाँ पर होगा ट्रांसडक्शन, या मैं बोलूँ ट्रांसडक्शन, मल्टीपल रिएक्शन चलेंगी थ्रू कैस्केड प्रोसेस, आपको इसको भी याद कर लेना है। और दूसरा, अब जरा समझिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो होगा हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर एंजाइम एक्टिवेट होता है, तो इस एंजाइम एक्टिवेशन को रख लीजिएगा यहाँ पर याद करने के लिए। और दूसरा ये क्या होगा, ये वहाँ पर जैसे स्लो होता था, यहाँ पर ये क्या होगा, रैपिड रिस्पॉन्स आएगा। ये तो रहा इसका कंपैरिजन, ये रहा हमारा ट्रिक्स एंड टिप्स आपको इस चीज़ को समझने के लिए। सो नाउ लास्ट में एक चीज़ कहेंगे कि हार्मोन either can change the DNA, other can change the protein. So basically इन्हीं दोनों साथ में वो काम करता है. So this is whole about the mechanism of hormone action. So in last conclusion में हम लोग बोल सकते हैं कि हार्मोन बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये रहा पूरा हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. सो थैंक यू.